So we'll start with a quick revision of what we have seen in the last session. Extremely quick revision, and I will revise only the important points. Last topic में the most important thing that we have learned is Hooke's law. अगर आपको याद होगा Hooke's law, according to Hooke's law, stress is directly proportional to strain, but within elastic limit. So within elastic limit, stress is directly proportional to strain. That is known as Hooke's law. So stress is proportional to strain. So stress is equal to some constant into strain. मतलब the ratio of stress upon strain is a constant, और इस constant को हम लोग बोलते हैं modulus of elasticity. So ratio of stress by strain is a constant which is known as modulus of elasticity. Modulus of elasticity. Right? Simple idea. और अगर आपको याद होगा हमने ग्राफ से भी देखा था. We have seen the same thing from graph. यहाँ पे है स्ट्रेस, यहाँ पे आपने प्लॉट कर दिया स्ट्रेन, और क्योंकि आपने ऑलरेडी लिखा है स्ट्रेस इक्वल टू कांस्टेंट इनटू स्ट्रेन, और क्योंकि आप y एक्सिस पे क्या प्लॉट कर रहे हो स्ट्रेस, तो ये क्या आ गया y. x एक्सिस पे क्या है स्ट्रेन, तो ये आ गया x. y इक्वल टू mx का फॉर्म है, तो कांस्टेंट मतलब कौन है स्लोप है. तो इट इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, और जो स्लोप आएगा दैट स्लोप विल बी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी. तो इसका जो भी स्लोप आएगा दैट इज नथिंग बट स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. और जिनको थोड़ा सा और डेप्थ में समझना है तो यू शुड नो कि स्लोप कैसे फाइंड करते हो. दो पॉइंट्स कंसिडर करते हो, उसमें से एक पॉइंट तो ओरिजिन ही ले लेंगे क्योंकि हमारे पास एक पॉइंट ओरिजिन पे आ रहा है, दैट इज व्हाई वी विल टेक ओरिजिन, तो 0 0. And the other point you will take over here x2 y2, और ये इसको मान लेंगे xy. सिर्फ इतना है कि x मैंने स्ट्रेन लिखा है और y मैंने स्ट्रेस लिखा है. तो स्लोप फाइंड करना है तो स्लोप इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. y2 is y, y1 is 0, x2 is x, x1 is 0. तो स्लोप इज y by x, but y is stress and x is strain. तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन आ गया स्लोप, लेकिन स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन क्या था मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी. एंड वन मोर थिंग दैट वी हैव सीन इज, अगर आपको याद होगा ये जो विद इन इलास्टिक लिमिट हम बोल रहे हैं, तो इलास्टिक लिमिट मतलब क्या है. इलास्टिक लिमिट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस अप टू विच स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. मतलब स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू जहां तक स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ क्या है स्ट्रेट लाइन है, that is called as elastic limit. So elastic limit is nothing but the maximum value of stress up to which stress strain graph is a straight line, क्योंकि उसके आगे straight line behavior रहेगा नहीं, that is why. तो यहाँ तक क्लियर आइडिया, गुड. अब अगर यहाँ तक क्लियर है तो इसके बाद हमने देखा था, क्योंकि हमारे पास 3 टाइप के स्ट्रेस है और 3 टाइप के स्ट्रेन है, तो फिर जो ये मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है जिसको इलास्टिक मॉड्यूलस बोलते हो, ये भी 3 टाइप के हैं. तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी. वन करस्पॉन्डिंग टू चेंज इन लेंथ, क्योंकि टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन टेंसाइल स्ट्रेन दैट विल गिव यू वन मॉड्यूलस. तो पहला मॉड्यूलस हमने देखा था, उसको हम बोलते हैं यंग्स मॉड्यूलस, और इसी यंग्स मॉड्यूलस को बोलते हो इलास्टिसिटी ऑफ लेंथ. क्या बोलते हो इसको, इलास्टिसिटी ऑफ लेंथ, क्योंकि बेसिकली इट इज रिलेटेड टू चेंज इन लेंथ, हेंस इट इज कॉल्ड एज इलास्टिसिटी ऑफ लेंथ. बाय डेफिनेशन, अगेन इट इज वेरी सिंपल. बाय डेफिनेशन यंग्स मॉड्यूलस, पहले बात तो डिनोट करोगे y से. यंग्स मॉड्यूलस इज नथिंग बट, इफ यू रिमेंबर, टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन टेंसाइल स्ट्रेन. इट इज टेंसाइल स्ट्रेस upon tensile strain. मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी 3 टाइप के क्यों आएंगे, क्योंकि हमारे पास 3 टाइप के स्ट्रेस थे, हमारे पास 3 टाइप के स्ट्रेन थे. टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन टेंसाइल स्ट्रेन
is Young's modulus, which is elasticity of length. और अगर आपको याद होगा टेंसाइल स्ट्रेस का फॉर्मूला हमने डिराइव किया था mg अपॉन पाई आर स्क्वायर, तो याद जाएगा mg अपॉन पाई आर स्क्वायर, और टेंसाइल स्ट्रेन था चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अब चेंज इन लेंथ को आप स्मॉल एल या फिर डेल्टा एल, तो हम स्मॉल लेंथ इसके आगे स्मॉल एल यूज करेंगे अपॉन कैपिटल एल। तो दिस इज इक्वल टू mg कैपिटल एल अपॉन पाई आर स्क्वायर स्मॉल एल। ये बन गया यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला। और यंग्स मॉड्यूलस क्या मेजर करता है? यंग्स मॉड्यूलस मेजर्स रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द वायर टू चेंज इन इट्स लेंथ। देखो आइडिया ये है कि हमारे पास एक वायर है, उसके नीचे एक लोड लगा दिया, लोड ने क्या किया, एक्सटेंशन प्रोड्यूस किया, मतलब लेंथ को इंक्रीज कर दिया। लेकिन जब लेंथ इंक्रीज हो रहा था तो वायर के अंदर के मॉलिक्यूल्स दूर जा रहे थे, और जब वो दूर जाते हैं तो अंदर एक फोर्स डेवलप होता है जिसको आप बोलते हो रिस्टोरिंग फोर्स। तो वहां पे एक इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुआ। तो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स इस इलांगेशन को क्या करता है, अपोज करता है। मतलब हर एक मटेरियल, कोई भी मटेरियल लो, कॉपर ले लो, तुम आयरन ले लो, उसकी वायर लोगे, उसके नीचे लोड लगाओगे, तो लोड एक्सटेंशन प्रोड्यूस करेगा, लेकिन उसको वायर का मटेरियल अपोज भी करता है। तो द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द मटेरियल ऑफ द वायर टू द elongation इज नथिंग बट यंग्स मॉड्यूलस। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस यंग्स मॉड्यूलस का ये है, ये आपको बताता है कि वायर ने कितना रेजिस्टेंस ऑफर किया टू द चेंज इन इट्स लेंथ। यहां तक हमने लास्ट टाइम देखा था। नाउ विल गो अहेड विथ बल्क मॉड्यूलस। नेक्स्ट टाइप ऑफ मॉड्यूलस इज नोन एज बल्क मॉड्यूलस, और इसका और एक नाम भी है। जैसे आपने इसको बोला है इलास्टिसिटी ऑफ लेंथ, वैसे बल्क मॉड्यूलस को बोलते हो आप इलास्टिसिटी ऑफ वॉल्यूम। So second type of modulus is bulk modulus, or elasticity of volume. Elasticity of volume। और ये जो बल्क मॉड्यूलस है या फिर ये जो इलास्टिसिटी ऑफ वॉल्यूम है, इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर योर 12th स्टैंडर्ड। तो 12th स्टैंडर्ड में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में वापस से ये कॉन्सेप्ट का यूज होगा। यू शुड रिमेम्बर, इसका यूज साउंड में भी होता है, साउंड चैप्टर में भी होगा। यूज इन द सेंस नॉट अलॉट, बट वहां पे फॉर्मूला में ये एक फॉर्मूला में ये आएगा। आइडिया इज सेम। जैसे आपने डिफाइन किया था यंग मॉड्यूलस इज द रेशियो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस टू दैट ऑफ टेंसाइल स्ट्रेन, वैसे बल्क मॉड्यूलस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेस टू दैट ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेन। तो बल्क मॉड्यूलस is defined as the ratio of वॉल्यूम स्ट्रेस, वॉल्यूम को आप हाइड्रोलिक स्ट्रेस भी बोलते हो, वॉल्यूम स्ट्रेस टू दैट ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन। इट इज डिनोटेड बाय के, इट इज डिनोटेड बाय के। अभी किसी बुक में इसका नोटेशन के है, किसी बुक में इसका नोटेशन बीटा है। हाँ, तो कंफ्यूजन का कोई केस नहीं है, बुक टू बुक नोटेशन चेंज होता है। हमको अगर कोई और नोटेशन देना हो तो दे सकते हैं हम लोग। मैं के यूज करूंगा फिलहाल, तो आई विल बी यूजिंग के ओनली। तो के इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। तो अगर आपको याद होगा, जब हमने वॉल्यूम स्ट्रेस या फिर वॉल्यूम स्ट्रेन डिफाइन किया था, तो हमने एक एग्जांपल लिया था एक क्यूब का, विच वाज मेड अप ऑफ रबर, और उसको हम एक लिक्विड में लेके गए थे, और लिक्विड ने हर साइड से इक्वल प्रेशर एक्सर्ट कर दिया, उसकी वजह से वॉल्यूम हो गया कम। तो द वॉल्यूम बिकम्स लेस, मतलब देयर इज श्रिंक इन द वॉल्यूम। तो इनिशियल वॉल्यूम अगर मैं मान लेता हूं v है, तो वी हैव अ क्यूब, लेट अस से दिस इज अ क्यूब। अगर इनिशियल वॉल्यूम इसका इमेजिन कर लो, इनिशियल वॉल्यूम इज v। नाउ यू आर टेकिंग दिस इनसाइड a liquid, maybe water, so water will exert pressure from all the sides, और because of this extra pressure, मैंने आपको दो एग्जांपल इसमें और दिए थे। आई टोल्ड यू कि हो सकता है कि पहले ये वैक्यूम में था, तो वैक्यूम में प्रेशर होता है 0,
फिर आप इसको लेके गए वाटर में, तो वाटर ने प्रेशर एक्सर्ट कर दिया, और आपको पता है प्रेशर ड्यू टू वाटर एट अ डेप्थ एच इज एच रो जी, करेक्ट। तो फिर उस केस में जो भी फाइनल प्रेशर होगा दैट इज चेंज इन प्रेशर, क्योंकि इनिशियल प्रेशर कितना है, 0 है। व्हेन अ सब्सटेंस इज इन वैक्यूम देयर इज नो इनिशियल प्रेशर, तो चेंज इन प्रेशर इज नथिंग बट फाइनल प्रेशर। या फिर अगर पहले एयर में था तो पहले प्रेशर कितना था, एटमॉस्फेरिक था। अब आप कहाँ लेके जा रहे हो, लिक्विड में। अब लिक्विड क्या कर रहा है, इसको कंप्रेस कर रहा है फ्रॉम ऑल द साइड्स, तो देयर इज सम फाइनल प्रेशर। इस केस में चेंज इन प्रेशर कितना होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल माइनस इनिशियल इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू होती है 1.031 into 10⁵ पास्कल। तो बिकॉज ऑफ दिस चेंज इन प्रेशर द वॉल्यूम रिड्यूसेस, इसका वॉल्यूम हो जाएगा कम, and now the new volume will be V minus dV। V ओरिजिनल था, dV अमाउंट से वॉल्यूम कम हो गया तो फाइनल हो गया V minus dV। एंड इफ यू रिमेंबर, तो बाकी तो थ्योरी वही रहेगा। कंसिडर अ क्यूब ऑफ वॉल्यूम V, कंसिडर a cube made up of rubber, made up of rubber of volume V, of volume V. Let this cube be taken inside a liquid, be taken inside a liquid. This liquid exerts, क्या करता है ये, exerts pressure from all sides, from all sides. Therefore the volume of the cube, the volume of the cube decreases by dV, of the cube decreases by dV, decreases by dV। ओके, यहाँ तक क्लियर। और जो प्रेशर चेंज हुआ वो कितना है, डीपी है, वो तो मैंने डायग्राम में मेंशन कर दिया है, तो मैं वापस से लिखूंगा नहीं। देयरफॉर वॉल्यूम स्ट्रेस इक्वल टू, अगर आपको याद होगा तो हमने वॉल्यूम स्ट्रेस का भी फॉर्मूला डिराइव किया था, ये आया था डीपी, डीएफ अपॉन ए। जिनको याद नहीं, तो हर एक चीज आपको भी याद रखना चालू करना पड़ेगा, डीएफ बाई ए। बट देन यू से कि प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो स्मॉल प्रेशर अपॉन एरिया इज स्मॉल चेंज इन, सॉरी स्मॉल फोर्स अपॉन एरिया इज स्मॉल चेंज इन प्रेशर। देयरफॉर फ्रॉम दीज टू इक्वेशन हमको वॉल्यूम स्ट्रेस मिल गया था, चेंज इन प्रेशर। स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया, लेकिन आप एक सब्सटेंस को लिक्विड के अंदर लेके जा रहे हो तो हर साइड से स्मॉल फोर्स लग रहा है, तो स्मॉल फोर्स मतलब डीएफ अपॉन एरिया। लेकिन फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है, प्रेशर, क्योंकि फोर्स स्मॉल था तो फोर्स अपॉन एरिया मतलब प्रेशर भी स्मॉल है, तो वॉल्यूम स्ट्रेस कितना आ गया, डीपी। और फिर हमने वॉल्यूम स्ट्रेन भी फाइंड किया था। वॉल्यूम स्ट्रेन कैसे फाइंड किया था, आपने याद है, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। और चेंज मतलब होता है फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, तो V फाइनल माइनस V इनिशियल अपॉन V इनिशियल। तो फाइनल वॉल्यूम कितना है, V माइनस dV माइनस इनिशियल V अपॉन V, और V कैंसल, तो ये आ जाएगा माइनस dV बाय V। ये है वॉल्यूम स्ट्रेन। हमको वॉल्यूम स्ट्रेस मिल गया, हमको वॉल्यूम स्ट्रेन मिल गया, तो बल्क मॉडुलस मिल जाएगा। देयरफॉर बल्क मॉडुलस K विच इज वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन, therefore bulk modulus is equal to, sorry, therefore bulk modulus K is equal to वॉल्यूम स्ट्रेस है dp, ये है माइनस dv बाय v, तो ये आ जाएगा माइनस v dp बाय dv। therefore bulk modulus
K is minus V dP by dV। ये आ गया आपके पास बल्क मॉडुलस का एक्सप्रेशन। क्लियर यहाँ तक? गुड। अभी बी केयरफुल, जेई नीट में दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एक में आपको नेगेटिव साइन कंसिडर करना है, एक में नहीं करना है। जब नहीं करना है तो वहां पे मेंशन होना चाहिए कि मैग्नीट्यूड कंसिडर करो। मैग्नीट्यूड मतलब मॉड वैल्यू। तो मॉड वैल्यू तभी लेना है जब बोला होगा, नहीं तो बल्क मॉडुलस के केस में नॉर्मली माइनस साइन आता है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। करेक्ट। और लेंथ के केस में लेंथ नॉर्मली क्या होता है, इंक्रीज होता है। अनलेस एक रॉड दे दिया और रॉड को दोनों साइड से इनवर्ड फोर्स लगा रहे होंगे, तो वहां पे टेंसाइल स्ट्रेस नहीं होता है। वो कौन सा होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेस होता है। तो वहां पे हमने नाम ही चेंज कर दिया, क्योंकि वहां पे इलांगेशन नहीं है, वहां पे कंप्रेशन है। तो ये चीज तुमको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि यहाँ वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो माइनस साइन आएगा। अगर वॉल्यूम इंक्रीज होता तो प्लस साइन आता। तो केस टू केस इट विल मैटर। एंड एज आई टोल्ड यू, ये ऐसा चैप्टर है जिसमें 5-6 ही फॉर्मूला है, लेकिन जेई नीट का वेटेज ज्यादा है, मतलब क्वेश्चन की वैरायटी ज्यादा आती है इसमें। तो प्लस माइनस भी मैटर करेगा यहाँ पे। और एक क्वेश्चन आप देखोगे जिसमें प्लस हाफ और माइनस हाफ दोनों दिया है। बाकी बुक्स में प्लस हाफ को करेक्ट लिखा है, कहीं पे माइनस हाफ को करेक्ट लिखा है। तो कंफ्यूजन नहीं होने के लिए यू हैव टू रिमेंबर, व्हेन वॉल्यूम डिक्रीजेस देयर इज नेगेटिव साइन, व्हेन वॉल्यूम इंक्रीजेस देयर इज पॉजिटिव साइन। अब बल्क मॉड्यूलस का रेसिप्रोकल हम डिफाइन करते हैं कंप्रेसिबिलिटी। तो कंप्रेसिबिलिटी इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉड्यूलस। तो कंप्रेसिबिलिटी का कुछ फिजिकल मीनिंग है, तो पहले तो हम लिख लेंगे वो क्या है, उसके बाद देखते हैं व्हाट डज दैट मीन कंप्रेसिबिलिटी। और वेल बाय द वे, इवन बिफोर आई गो टू कंप्रेसिबिलिटी, यू मस्ट रिमेंबर ये जो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन है ना, तीनों टाइप के, टेंसाइल स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन, ये तीनों का डायमेंशन सेम आता है, तीनों का यूनिट भी सेम आता है। क्योंकि स्ट्रेस का यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, स्ट्रेन क्या है, यूनिट लेस है। तो बल्क मॉड्यूलस का भी ऐसा यूनिट क्या आएगा, स्ट्रेस का आएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इट विल बी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि स्ट्रेन तो नंबर है, स्ट्रेन का तो कोई डायमेंशन है नहीं, कोई यूनिट है नहीं। तो प्रेशर का, स्ट्रेस का और तीनों मॉड्यूलस का सेम है। क्या क्या सेम है, यूनिट, और क्या सेम है, डायमेंशन। तो डायमेंशन भी अगर तुम फाइंड करोगे तो प्रेशर के डायमेंशन आएंगे m1 T-2। देन अब आ जाते हैं कंप्रेसिबिलिटी पे। इट इज डिफाइंड एज, it is defined as the ratio of, as the reciprocal of, it is defined as the reciprocal of, किसका रेसिप्रोकल, बल्क मॉड्यूलस, रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉड्यूलस, मतलब मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ वॉल्यूम। इलास्टिसिटी ऑफ वॉल्यूम को पूरा नाम है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ वॉल्यूम। तो कंप्रेसिबिलिटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ वॉल्यूम, या फिर इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉड्यूलस, या फिर इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ वॉल्यूम। तो इसको मैं डिनोट करूंगा सी से, दैट इज 1/k। तो सी इक्वल टू के था आपके पास माइनस वी डीपी बाय डीवी, तो ये आ गया आपके पास माइनस डीवी बाय वी डीपी। सिंपल। अब इसका कुछ फिजिकल मीनिंग है, इसका फिजिकल मीनिंग समझने के लिए काम करना पड़ेगा आपको। ये जो डीपी है ना, इसको भी न्यूमरेटर में ले लो, सिर्फ न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में लिख दो, तो डीवी बाय डीपी अपॉन वी। इसका फिजिकल मीनिंग इतना होता है कि अगर मैं प्रेशर, क्योंकि यहाँ पे तो प्रेशर चेंज ही हो रहा है, हो क्या रहा है, प्रेशर चेंज हो रहा है ना। आप एक सब्सटेंस को लिक्विड में लेके जा रहे हो तो क्या चेंज हो रहा है, प्रेशर। तो समझो मैंने प्रेशर 1 पास्कल से चेंज कर दिया, इसको बोलते हैं यूनिट चेंज इन प्रेशर। 1 पास्कल मतलब यूनिट, 1 इज यूनिट। So when you change the pressure by 1 unit, what is the change in volume? That is nothing but compressibility.
तो compressibility is a measure of how much is the change in volume of a body when the pressure changes by 1 unit. मतलब 1 पास्कल से प्रेशर मैंने इंक्रीज कर दिया तो वॉल्यूम कितना चेंज हुआ, दैट इज फिजिकली द मीनिंग ऑफ कंप्रेसिबिलिटी. तो याद रखना है, आगे काम में आएगा. कंप्रेसिबिलिटी का फिजिकल मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ अ बॉडी, व्हाट इज द चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ बॉडी व्हेन द प्रेशर चेंजेस बाय 1 पास्कल. 1 यूनिट क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि डिपेंड करता है कि तुम कौन से सिस्टम ऑफ यूनिट में हो. दैट इज वाई इफ यू आर इन सीरियस यूनिट यू कैन नॉट से पास्कल. तो अगेन compressibility is the measure of what is the change in volume of a body when the pressure changes by 1 unit. तो ये काम में आएगा. अब क्योंकि ये 1 अपॉन बल्क मॉड्यूलस है तो इसका ऐसा यूनिट भी रेसिप्रोकल हो जाएगा. बल्क मॉड्यूलस का यूनिट क्या था? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. तो कंप्रेसिबिलिटी का क्या आएगा? मीटर स्क्वायर पर न्यूटन. Therefore, SI unit of C is मीटर स्क्वायर पर न्यूटन. और डायमेंशंस भी अगर आप देखोगे C के तो 1 अपॉन बल्क मॉड्यूलस के आएंगे. तो लिख ही देते हैं ना 1 अपॉन बल्क मॉड्यूलस. सिंपल है वो. तो फिर अभी जहां जहां m प्लस है वो माइनस कर दो, जहां माइनस है वो प्लस कर दो. m क्या था? +1. तो क्या हो जाएगा? ये क्या था? -1. तो क्या हो जाएगा? हो गया m-1 L1 T2 माइनस नहीं प्लस प्लस m-1 L1 T2. ये हो गया आपके कंप्रेसिबिलिटी के डायमेंशन. तो वेरीफाई आप कर लेना, नोट्स में दिया ही हो तो ऐसा ही होगा आइडियली. गुड, ऐसा ही है ना? हाँ ऐसा ही होगा, चेंज तो हो नहीं सकता कुछ और. क्लियर यहाँ तक? अब टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन टेंसाइल स्ट्रेन हो गया, वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन भी हो गया. बचा क्या? टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन टेंसाइल स्ट्रेन को बोला था यंग्स मॉड्यूलस. वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन को बोला बल्क मॉड्यूलस. शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन को बोलते हो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी. मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी या फिर इलास्टिसिटी ऑफ शेप. इलास्टिसिटी ऑफ शेप. अब इसको मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी बोलने के पीछे रीजन है, जैसे कंप्रेसिबिलिटी बोलने के पीछे रीजन था. कंप्रेसिबिलिटी मतलब कितना कंप्रेशन हो रहा है अगर मैं 1 यूनिट से प्रेशर चेंज करूंगा तो. द अमाउंट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम फॉर चेंज इन प्रेशर बाय 1 यूनिट. सिमिलरली रिजिड मतलब क्या? अगर आपको याद होगा ना, हमने रिजिड बॉडी बहुत पहले डिफाइन किया था सेंटर ऑफ मास के केस में. मैंने आपको बताया था रिजिड बॉडी ऐसा बॉडी होता है कि तुम चाहे जितना उस पर फोर्स लगा लो, उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, उनका डिस्टेंस चेंज नहीं होता. मतलब वहां पे शेप चेंज नहीं होता इन शॉर्ट. तो रिजिडिटी, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी मतलब इट मेजर्स व्हाट इज द चेंज इन द शेप. क्योंकि रिजिड ये क्वांटिटी, ये पैरामीटर कनेक्टेड है किससे? शेप से. इसलिए इसको नाम क्या दिया? मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी. मतलब ये आपको बताएगा कि मटेरियल कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा टू चेंज इन शेप. यंग्स मॉड्यूलस मेजर्स द अपोजिशन और द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय मटेरियल टू चेंज इन लेंथ. Bulk modulus measures the resistance or opposition offered by material to change in volume. Modulus of rigidity measures opposition or resistance offered by a material to the change in its shape. तो रिजिड नाम ही इसके लिए आया क्योंकि तुम यहाँ पे शेप की बात कर रहे हो. तो डेफिनेशन तो सिंपल ही है, जैसे तुमने यहाँ डिफाइन किया था वही सेम है. मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस टू दैट ऑफ शियर स्ट्रेन. सिर्फ नोटेशन थोड़ा सा अलग है इसका. इसका नोटेशन ईटा है, ईटा. So let us first define this. Simple. It is defined as the ratio of modulus of rigidity is defined as the ratio of shear stress to that of shear strain, and it is denoted by eta. Modulus of rigidity is defined as the ratio of shear stress to that of shear strain. It is denoted by eta.
ये गामा नहीं है, ये ईटा है। therefore eta equal to therefore eta equal to shear stress upon shear strain। तो इसका भी हमने थ्योरी पहले देखा है, याद है क्या? क्या किया था आपने? एक क्यूब लिया था ABCDEFGH, उसका जो बेस था वो तुमने फिक्स कर दिया था और एक टेंजेंशियल फोर्स लगाया था अपर सरफेस पे। बेस को छोड़ के सारे ही लेयर हो गए थे शिफ्ट। देयर वाज अ शिफ्ट इन ऑल द लेयर्स एक्सेप्ट फॉर द बेस, राइट? एंड बिकॉज ऑफ दैट वो जो क्यूब था वो बन गया था पैरेललोपिपेड। क्यूब के सारे फेसेस क्या होते हैं? स्क्वायर होते हैं। पैरेललोपिपेड के सारे फेसेस क्या होते हैं? पैरेललोग्राम होते हैं। तो हमको वहां से स्टार्ट करना पड़ेगा वापस से, बिकॉज वी नीड टू नो एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग। वापस से इक्वेशन हमको डिराइव करने पड़ेंगे। यू आर नॉट सपोज टू डिराइव, लेकिन एग्जाम में तो लिखना ही पड़ेगा, अभी जरूरत नहीं है एज सच, बट एनीवेज जस्ट फॉर अ रिवीजन, फॉर द सेक ऑफ रिवीजन वी कैन डू दिस। यहाँ पे स्केल मैटर करता है। मैं एक साइड बड़ा छोटा दिखा नहीं सकता हूँ बिकॉज इट विल मैटर अलॉट। तो क्यूब हमने लिया था, दिखता हो कि नहीं दिखता अलग बात है, पर क्यूब है। इमेजिनेशन आपको करना पड़ेगा कि ये क्यूब है। इट मे नॉट लुक लाइक अ क्यूब, बट इट इज अ क्यूब। आई डोंट नो इफ इट लुक्स लाइक, यस, मोर और लेस लुक्स लाइक अ क्यूब। तो ये आ गया एक क्यूब। इस क्यूब का हमने नामकरण भी कर दिया था, याद है कि नाम? ABCD EFGH। फिर हमने इसके बेस को कर दिया था फिक्स। ये हमने कर दिया यहाँ पे फिक्स। और ये जो तुमने फिक्स किया है, इसको एक वर्ड है, स्पेशल वर्ड है, वो हम जेई नीट के न्यूमेरिकल्स में देखेंगे क्या बोलते हैं इसको। और यहाँ पे तुमने ऊपर लगा दिया एक टेंजेंशियल फोर्स। अब क्योंकि बेस फिक्स है और तुमने टेंजेंशियल फोर्स लगाया, दो टाइप के फोर्स होते हैं। नॉर्मल फोर्सेस नॉर्मली ब्रिंग चेंज इन द वॉल्यूम, एंड टेंजेंशियल फोर्सेस ब्रिंग चेंज इन द शेप। तो बिकॉज ऑफ द टेंजेंशियल फोर्स ये जो साइड है AH ये शिफ्ट हो गया, ये AH शिफ्ट हो गया। तो ये जो DE है यहाँ पे भी ये शिफ्ट हो गया। अब ये शिफ्ट हो गया तो बाकी सब कुछ भी शिफ्ट ही हो गया। तो यहाँ पे भी ये देयर इज अ शिफ्ट हियर आल्सो। ओके, देन यू विल आल्सो सी अ शिफ्ट ओवर हियर। तो ये सब शिफ्टेड है। अब शेप हैज चेंज्ड। पहले था क्यूब, अब बन गया पैरेललोपिपेड। देयर इज चेंज इन शेप। H is now at H dash, E is now at E dash, F is now at F dash, and G is now at G dash। तो ये E dash आ गया, ये H dash है, ये G dash है, ये F dash है। और अगर आपको याद होगा तो इस एंगल को हमने बोला था थीटा। दिस इज ऑल्सो थीटा, दिस इज ऑल्सो थीटा। क्योंकि हर जगह पे एंगल सेम ही बनने वाला है, ऐसा तो होगा नहीं कि एक जगह पे कम है एक जगह पे ज्यादा है। तो दिस इज व्हाट हैपेंस। क्लियर? फिर हमने टेंसाइल सॉरी शियर स्ट्रेस डिफाइन किया था। हमने डिफाइन किया था शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस का मैंने एक अल्टरनेट डेफिनेशन दिया था आपको। डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी लेयर, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी लेयर टू दैट ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड लेयर। तो रिलेटिव, हाँ हाँ स्ट्रेस, ओके सॉरी, तो मैं चेंज कर देता हूँ, मैं स्ट्रेन बोल देता हूँ फिर इसको। तो हमने शियर स्ट्रेन डिफाइन किया था, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट किसका? ऑफ ऑफ एनी लेयर, ऑफ एनी लेयर अपॉन इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड लेयर, डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड लेयर। स्ट्रेस तो सिंपल था ना, स्ट्रेस मैं लिख नहीं रहा हूं, बट आई जस्ट राइट इट डाउन ओवर हियर। क्योंकि स्ट्रेस में तो कोई चेंज है नहीं। स्ट्रेस क्या है? फोर्स अपॉन, कौन सा फोर्स लगाया तुमने?
और एरिया क्या है, ए है। ए मतलब सरफेस का जो भी एरिया होगा, ये जो क्यूब है, क्यूब के सारे फेसेस का एरिया क्या है, सेम है, दैट इज ए। तो देर इज नथिंग टू डिफाइन, तो हमने शेयर स्ट्रेन का एक अल्टरनेट डेफिनेशन बनाया था। वैसे ओरिजिनल डेफिनेशन क्या होता है, चेंज इन शेप अपॉन, तो मैंने आपको ये भी बताया था कि तुम चेंज इन शेप कैसे मेजर करोगे, तुम ऐसा तो नहीं बोल सकते ना पैरेललोपिपेड माइनस क्यूब अपॉन क्यूब, फाइनल शेप माइनस ओरिजिनल शेप अपॉन ओरिजिनल शेप। फाइनल शेप क्या है, पैरेललोपिपेड है, ए बी सी डी, ई डैश एफ डैश जी डैश एच डैश, माइनस ए बी सी डी ई एफ जी एच अपॉन ए बी सी डी ई एफ जी एच, ऐसा तो कुछ लिख नहीं सकते हम लोग। तो प्रॉब्लम यह है कि तुम चेंज इन शेप को मेजर नहीं कर सकते हो, तुम मेजर कुछ कर सकते हो तो वो डिस्टेंसेस होते हैं या एंगल्स होते हैं। तो इसलिए हमने शेयर स्ट्रेन को इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस लाया, पर डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस लाया, क्योंकि स्ट्रेन क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। तो मैंने क्या लिखा ऊपर, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी लेयर मतलब डिस्टेंस अपॉन इट्स डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड लेयर मतलब डिस्टेंस। व्हाट इज डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस, नंबर, डायमेंशन लेस। तो डेफिनेशन बनाते वक्त भी हमको केयरफुल रहना पड़ता है, क्योंकि स्ट्रेन ये डायमेंशन लेस ही होना चाहिए। मैं बोल देता डिस्टेंस अपॉन समथिंग, नहीं हो सकता ना, क्योंकि नंबर बनना चाहिए, डायमेंशन कैंसल होने चाहिए। तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी लेयर, तो तुम कोई भी एक लेयर ले लो, बेस्ट वे इज टू टेक टॉप लेयर, क्योंकि तुमने बोला मैं फोर्स कहाँ लगा रहा हूँ, टॉप लेयर, तो जहाँ फोर्स लगा रहे हो उसी को कंसिडर कर लो। एच कहाँ गया, एच डैश, ई कहाँ गया, एफ कहाँ गया, जी कहाँ गया। तो टोटल अगर मुझे रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट लिखना है तो मैं चार तरीके से लिख सकता हूँ। आई कैन राइट इट बाय 4 डिफरेंट वेज। आई कैन से H shifts to H dash, H H dash, E E dash, F F dash, and G G dash upon distance from the fixed layer. H A E D बराबर ना, H A E D F C and G B। लेकिन tan थीटा इज अपोजिट साइड अपॉन, तो H H dash अपॉन H A tan थीटा है, ई ई डैश अपॉन ई डी भी tan थीटा है, एफ एफ डैश अपॉन एफ सी भी tan थीटा है, जी जी डैश अपॉन जी बी भी। तो ये सब कुछ क्या है, ये सब कुछ है tan थीटा। तो शेयर स्ट्रेन आ गया tan थीटा, और अगर उसमें भी एंगल स्मॉल हुआ तो थीटा, इफ एंगल इज स्मॉल। tan थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, क्योंकि साइन थीटा अपॉन cos theta, sin theta for small angle is theta, cos theta is 1, तो sin theta upon cos theta, theta upon 1 is theta, तो tan theta is theta, therefore आपको shear strain मिल गया कितना, theta, therefore shear strain is equal to theta। हमारा अल्टीमेट एम क्या था, ईटा, ईटा क्या है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, दैट इज इक्वल टू shear stress upon shear strain, shear stress upon shear strain, shear stress ft by a और स्ट्रेन इज थीटा, तो आ जाएगा एफ टी बाई ए थीटा। ये आ गया आपके पास मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। डायमेंशन और ऐसा यूनिट सेम ही है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही है, तो अगर आप ऐसा यूनिट लिखोगे भी तो वही आएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बराबर। और अगर तुमको डायमेंशंस भी लिखने हैं तो वही आएंगे, m1 l माइनस 1 t माइनस 2। क्लियर यहाँ तक, गुड। तो अब तक हमने जितना भी कवर किया है उस पे थोड़े से न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। इट विल हेल्प यू टू कनेक्ट विद द टॉपिक्स बिफोर वी गो अहेड टू द नेक्स्ट टॉपिक। A brass wire of length 4.5 meter with cross-sectional area of 3 into 10 raised to minus 5 meter square and a copper wire of length 5 meter with a cross-sectional area of 4 into 10 raised to minus 5 meter square are stretched by same load. What do you mean by same load? Force is same. तो दो वायर है और दोनों वायर के केस में फोर्स क्या है, सेम है। The same elongation is produced in both the wires. What is the meaning of same elongation?
change in length is same, delta L या फिर small l is same. Find the ratio of Young's modulus of brass and copper. Brass and copper ना, copper and brass नहीं. तो इजी क्वेश्चन है. सबसे पहले आइडेंटिफाई गिवन पैरामीटर्स. आपको लेंथ दिया है ब्रास का, आपको लेंथ दिया है कॉपर का, कॉपर मतलब Cu. आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है ब्रास का, आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है कॉपर का. लेंथ ऑफ ब्रास कितना है? 4.5 मीटर. लेंथ ऑफ कॉपर कितना है? कितना है? 5 मीटर. हाउ मच? 5 मीटर. एरिया ऑफ ब्रास वायर कितना है? एरिया ऑफ ब्रास वायर 3 × 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर. और कॉपर का 4 × 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर. एंड सारे के सारे SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स में, ऑल ऑफ देम आर इन SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स. रेशियो क्या पूछा है आपको? नहीं, किसका? यंग्स मॉड्यूलस का. तो रेशियो आपको पूछा है यंग्स मॉड्यूलस ऑफ ब्रास वायर अपॉन यंग्स मॉड्यूलस ऑफ कॉपर वायर. ब्रास एंड कॉपर. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर यंग्स मॉड्यूलस? mg क्यों बोलना है तुमको? जब फोर्स कांस्टेंट बोला है तो सिर्फ फोर्स बोल दो ना, हर बार mg थोड़ी बोलना पड़ता है. F अपॉन a होता है स्ट्रेस, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ होता है स्ट्रेन. हर बार mg अपॉन पाई आर स्क्वायर के मोड में जाना नहीं है, बेसिक फॉर्मूला से स्टार्ट करना. अगर m दिया होगा, आपको बोला होगा कि एक 10 किलोग्राम का मास लगा दिया, तो mg लिखो, क्योंकि अभी आपको g से मल्टीप्लाई करके लोड निकालना पड़ेगा. यहाँ क्या बोला है? फोर्स कांस्टेंट है, दोनों पे लोड क्या है? कांस्टेंट है, तो फोर्स क्या है? कांस्टेंट है. और लेंथ, चेंज इन लेंथ क्या बोला है? सेम है. बोला ना सेम इलोंगेशन आर स्ट्रेच्ड बाय द सेम लोड, इलोंगेशन इज आल्सो सेम. तो स्मॉल l और f क्या है? कांस्टेंट है. तो y इक्वल टू f कैपिटल L a स्मॉल l. आइडेंटिफाई व्हाट इज कांस्टेंट. आइडेंटिफाई क्विक. f एंड स्मॉल l कांस्टेंट. तो यंग्स मॉड्यूलस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L by A. So Young's modulus is directly proportional to L by A since F and small l are constants. तो ये हो गया आपका फॉर्मूला रेडी. तो आपको पूछा था यंग्स मॉड्यूलस ऑफ ब्रास अपॉन यंग्स मॉड्यूलस ऑफ कॉपर. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, तो लेंथ ऑफ ब्रास, और इनवर्स किसको है? एरिया को, तो एरिया ऑफ ब्रास. लेंथ ऑफ कॉपर और यहाँ पे एरिया ऑफ कॉपर. बन गया फॉर्मूला. अभी सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, हो गया काम. तो YB अपॉन YCU इक्वल टू लेंथ ऑफ ब्रास 4 पॉइंट, लेंथ ऑफ कॉपर 5, एरिया ऑफ कॉपर कितना? एरिया ऑफ कॉपर 4 इंटू 10⁻² अपॉन 3 × 10⁻⁻5. वेरी गुड. काम बहुत सिंपल है. 9 जा और 10 जा है, क्लियर. 1 जा और 3 जा है, कैंसल और कैंसल है. 12/10 1.2 हो गया, क्वेश्चन खत्म. YB अपॉन YCU इज 1.2. So let us move ahead to the next question now. ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते रहेंगे एंड व्हाट आई वांट इज कि प्रोपोर्शनली से सॉल्व करो. बाकी बुक्स में क्या है? फुल फ्लेश लिखा होता है, पूरा का पूरा फॉर्मूला लिखा है यंग मॉड्यूलस का ब्रास के लिए, फिर पूरा का पूरा लिखा है कॉपर के लिए, फिर दोनों को डिवाइड किया, फिर बोला लेकिन दोनों पे फोर्स सेम है, दोनों का चेंज इन लेंथ सेम है, फिर कैंसिल किया. बेटर इज टू यूज दिस काइंड ऑफ ट्रिक्स. डन. अगला क्वेश्चन, एग्जाम्पल 6.2. A wire of length 20 meter and area of cross section 1.25 into 10⁻⁻4 meter square is subjected to a load of 2.5 kilogram. 1 kilogram weight is 9.8 न्यूटन. मैंने आपको पहले ही बता दिया था किलोग्राम वेट और न्यूटन में डिफरेंस क्या है. जब आप बोलते हो मेरा वेट 50 किलोग्राम है, तो आप जी की वैल्यू से मल्टीप्लाई करके बता नहीं रहे हो. तो आप मुझे बता रहे हो 50 किलोग्राम वेट है, लेकिन अगर न्यूटन में पूछा तो फिर जी से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब 50 × 9.8 करोगे,
मतलब किलोग्राम वेट से न्यूटन में जाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 9.8 करोगे, वो बता दिया उन्होंने, 1 kgWt इज 9.8 न्यूटन। द इलांगेशन प्रोड्यूस इन द वायर इज 1 × 10⁻⁴ मीटर। कैलकुलेट यंग्स मॉडुलस ऑफ द मटेरियल। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन ही है, नथिंग डिफिकल्ट हियर। तो गिवन पैरामीटर में आपके पास क्या है, पहले तो वो अच्छे से देख लो। लेंथ ऑफ द वायर 20 मीटर, एरिया ऑफ द वायर 1.25 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। हाँ आएंगे उस पे, बट अगर आपके दिमाग में फॉर्मूलाज अच्छे से फिट है तो कैलकुलेशन तो यहीं पे हो गया हमारा। कैपिटल एल था 20, ए था 1.25, हाँ 1.25 इंटू 2 2.5 इंटू 4 इज 5 इंटू 8 इज 10 इंटू 16 इज 20। समझ में आ रहा है? इन दोनों को डिवाइड करोगे, 1 जा 16 जा। तो कैलकुलेशंस भी नंबर देखते देखते होने चाहिए दिमाग के अंदर। देन आगे क्या बोला है, मास, लोड दिया है, लोड फोर्स दिया है, कितना दिया है फोर्स, 2.5 kgWt दिया है। लेकिन kgWt ये ऐसा यूनिट नहीं होता है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 2.5 इंटू 9.8, मैं फिलहाल मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, मैं कैलकुलेशन में एज इट इज डालूंगा वहां पे। उसके बाद आपको दिया है इलांगेशन प्रोड्यूस इन द वायर, मतलब स्मॉल एल, कितना दिया हुआ है, 10⁻⁴ मीटर। और फाइंड क्या करना है, यंग्स मॉडुलस। तो सिंपल है, सिर्फ कैलकुलेशंस ही आपको करने हैं यहाँ पे। तो यू आर सपोज टू फाइंड आउट व्हाट इज यंग्स मॉडुलस y, और फॉर्मूला फॉर यंग्स मॉडुलस इज वेरी सिंपल, y इक्वल टू f इंटू कैपिटल L a बाय स्मॉल l। तो y इक्वल टू f आपका आ गया 2.5 इंटू 9.8 इंटू L 20 अपॉन एरिया 1.25 इंटू 10⁻⁻⁴ और स्मॉल एल 10⁻²। तो हमारा काम तो और भी आसान कर दिया इन्होंने, 1 जा एंड 2 जा। 9.8 इंटू 2 19.6, 19.6 इंटू 2, 19 में 6 डबल करो ना, 39.2, 39.2। तो ये आ गया 39.2, कितना, 39.2। और ये 20 का 10 छोड़ दिया था तुमने, उसको भी लेना पड़ेगा, तो 392। तो 392 इंटू 10⁻⁻8 ऊपर आके +8। लेकिन याद रखो यंग्स मॉडुलस कभी भी 10⁻10 या 10⁻11 में मेंशन किया जाता है। तो यहाँ कितना आया, 8। तो इसको 10⁻10 में लाना है तो 3.92 लिखना पड़ेगा। तो इसको आप लिखोगे y इक्वल टू 3.92 इंटू 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आंसर यही आएगा 3.92 इंटू 10⁻10। So let us move ahead to the next question, example 6.3. Example 6.3, a metal cube of side 1 meter। तो मेटल क्यूब का साइड अगर 1 मीटर है, पहली बात तो क्यूब बोला है तो इमीडिएटली कनेक्ट करना पड़ेगा कि यहाँ पे क्वेश्चन आएगा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी पे, क्योंकि वॉल्यूम की बात होगी अब यहाँ पे, और वॉल्यूम के साथ साथ शेप की बात होगी। क्यूब बोल दिया मतलब देयर विल बी ईदर चेंज इन वॉल्यूम और चेंज इन शेप। is subjected to a force, the force acts normally on the whole surface of the cube। normally मतलब change in volume, जो tangential मतलब change in shape, right? And its volume changes by 1.5 into 10⁻⁻5 meter cube, मतलब dV दे दिया ये। The bulk modulus of metal is 6.6 into 10⁻10 Newton per meter square। Calculate the change in pressure। Simple question है। First of all, you should identify what is given to you। तो गिवन पैरामीटर में क्या क्या है पहले वो देख लो। गिवन पैरामीटर में आपको क्यूब का साइड दिया है, साइड लेंथ मैं बोल देता हूँ इसको a, कितना है 1 मीटर। यहाँ से वॉल्यूम मिल जाएगा a क्यूब, आपको पता है क्यूब का वॉल्यूम होता है साइड क्यूब, तो यह आ जाएगा 1 मीटर क्यूब, ये v मिल गया। उसके बाद आपको बता दिया है कि फोर्स एक्ट कर रहा है नॉर्मली और वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो dv कितना आ गया 1.5 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 10⁻⁻5 मीटर क्यूब। और आपको बता दिया बल्क मॉडुलस के
6.6 इंटू 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और पूछा क्या है, चेंज इन प्रेशर, मतलब क्या पूछा है, डीपी पूछा है। तो सिंपल क्वेश्चन है, डू यू रिमेम्बर फॉर्मूला ऑफ बल्क मॉड्यूलस? ओके, तो इजी है क्योंकि ये आता है वॉल्यूम स्ट्रेस मतलब डीपी अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन मतलब डीवी बाई वी विद अ माइनस साइन। गुड, मैं माइनस साइन यहाँ पे लिखूंगा नहीं बिकॉज आई विल टॉक ओनली इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। क्यों ऐसा? क्योंकि तुमको कहाँ बोला कंप्रेस किया है कि स्ट्रेच किया है। नॉर्मल फोर्स तो इनवर्ड भी हो सकता है, आउटवर्ड्स भी हो सकता है। तो जब कुछ मेंशन नहीं किया है तो तुम ऐसा मान सकते हो कि मॉड वैल्यू ले रहे हैं हम लोग, हमको पता नहीं वॉल्यूम कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है, डजंट मैटर। क्या फाइंड करना है आपको? हाँ तो मिल गया ना फॉर्मूला, डीपी इक्वल टू के डीवी बाई वी। सिर्फ इसको उठा के यहाँ शिफ्ट कर दिया, डन, बन गया फॉर्मूला। एंड नाउ यू आर जस्ट सपोज टू पुट वैल्यूज एंड सॉल्व, सपोज टू पुट वैल्यूज एंड सॉल्व। तो डीपी इक्वल टू के की वैल्यू दी है आपको 6.6 इंटू 10⁻10। डीवी भी दिया है 1.5 इंटू 10⁻−5 और वॉल्यूम आ गया 1। खत्म क्वेश्चन। 10⁻10 और 10⁻−5 मतलब 10⁻+5 वो मैं बाद में करता हूँ, लेकिन आपको 6.6 को 1.5 से मल्टीप्लाई करते आना चाहिए। 9.9, 6.6 into 1 is 6.6, 6.6 into half is 3.3, 6.6 plus 3.3 is 9.9। तो हो गया 9.9 into 10⁻5 पास्कल। पास्कल क्योंकि जब प्रेशर मेजर होता है तो किसमें होता है, पास्कल है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही, लेकिन जब तुम प्रेशर लिखते हो तो नॉर्मली तुम इसको पास्कल में लिखते हो गया, खत्म, दैट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 6.4, example 6.4, calculate the modulus of rigidity, eta फाइंड करना है, of a metal if a metal cube of side 40 centimeter मतलब 0.4 मीटर is subjected to shearing force मतलब tangential force 2000 न्यूटन। shearing force मतलब tangential force, the upper surface is displaced through 0.5 सेंटीमीटर। वो जो एच डैश तुमने लिखा था वो 0.5 सेंटीमीटर है। अभी इसके आगे मैं वो एच डैश को, ई डैश को, एफ डैश को, जी डैश को मैं बोलूंगा डेल्टा एल। डेल्टा एल क्योंकि देखो क्या हो जाता है ना, अगर आपको याद है फॉर्मूला, चलो अभी डायग्राम पे जाते हैं वापस से। एक इंटरेस्टिंग चीज मैं बताता हूँ आपको, ये जो आपने बोला ना एच डैश, इसको मैं क्या बोल दूंगा इसके आगे, या स्मॉल एल, और इसको क्या बोल दूंगा एल। व्हाट इज tan थीटा, डेल्टा एल बाय एल। लेकिन tan थीटा क्या होता है, शेयरिंग स्ट्रेन, वो क्या आ गया डेल्टा एल बाय एल। लेकिन डेल्टा एल बाय एल क्या था, टेंसाइल स्ट्रेन। तो टेंसाइल स्ट्रेन और शेयर स्ट्रेन का फॉर्मूला कोई अलग नहीं है, इज द सेम थिंग। वो भी डेल्टा एल बाय एल था, लेकिन वहां पे सिर्फ इतना था कि वायर का जो लेंथ था उसी डायरेक्शन में चेंज हुआ, क्योंकि वो वन डायमेंशनल था ना, लेंथ ऑफ द वायर एल था, उसी डायरेक्शन में डेल्टा एल हुआ। ये 3 डायमेंशनल है बराबर। यहाँ पे ये डेल्टा एल शिफ्ट है लेयर का, और एल क्या है, जो लेयर शिफ्ट हुआ उसका डिस्टेंस कहाँ से, फिक्स्ड लेयर से। तो डेल्टा एल वहां पे चेंज इन लेंथ है, यहाँ डेल्टा एल शिफ्ट है। वहां पे एल ओरिजिनल लेंथ है, यहाँ पे एल क्यूब का साइड लेंथ है। तो ये डिफरेंस है, फॉर्मूला वाइज सेम है। देन आगे आपको बोला है कैलकुलेट द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ द मेटल। तो पहले भी बोला, आखिर में भी बोला, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी फाइंड करना है हमको। गिवन में क्या क्या है हमारे पास गिवन पैरामीटर्स में है सबसे पहले लेंथ। लेंथ को मैंने अभी किससे डिनोट किया, कैपिटल एल से। तो आपने डिनोट किया कैपिटल एल से, कितना है 40 सेंटीमीटर। फिलहाल मैं सेंटीमीटर में रखता हूँ, देखते हैं लगा तो कन्वर्ट कर लेंगे। सब्जेक्टेड टू शेयरिंग फोर्स, शेयरिंग फोर्स मतलब टेंजेंशियल फोर्स 2000 न्यूटन का टेंजेंशियल फोर्स है। और अपर सरफेस डिस्प्लेस हुआ मतलब क्या, डेल्टा एल, ये कितना आ गया 0.5 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द मॉड्यूलस ऑफ, फाइंड व्हाट इज ईटा। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ईटा, एफ टी अपॉन ए, ये आ गया शेयर स्ट्रेस, अपॉन डेल्टा एल बाय एल, ये आ गया
शेयर स्ट्रेन, लेकिन डेल्टा एल बाय tan थीटा था कि नहीं? यस, पर ठीक है, हमको लगने नहीं वाला उसको, तो हम वैसे ही रखेंगे, वी विल नॉट नीड दैट। So therefore, eta equal to ft upon a. You know what is a? L into L. बराबर है ना? क्यूब था ना, क्यूब। अगर ये साइड L है तो ये साइड भी L है, ये साइड भी L है। फोर्स तुम कहाँ लगा रहे हो? तो तुम किसी भी सरफेस पे फोर्स लगाओगे तो हर एक सरफेस का एरिया क्या है? हाँ, तो एल स्क्वायर। तो फिर क्या लोगे वहां पे? एल स्क्वायर ही लिखोगे, एल स्क्वायर ही लिखना चाहिए आइडियली। तो फोर्स क्या आएगा, सॉरी एरिया क्या आएगा? एल स्क्वायर। तो एल स्क्वायर आ गया, तो ये क्या आ गया? डेल्टा एल अपॉन एल। ये और ये हो गया कैंसल, तो ईटा इक्वल टू एफ ए अपॉन एल डेल्टा एल। तो पहले कर तो लो सॉल्व, आंसर गलत आया तो देख लेंगे। अगर आंसर गलत आया तो वी विल लर्न लेसन, कुछ तो सीखेंगे ही ना। तो पहले तो कर लेते हैं। ईटा इक्वल टू एफ ए 2000 अपॉन एल 40, मतलब 0.4। यह 0.005 कि 005। तुम एक काम करो, तुम ऐसा करो ही मत, तुम इसको है ना 40 इंटू 10⁻², मतलब 4 इंटू 10⁻⁻1, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। 0.5 इंटू 10⁻², मतलब 5 इंटू 10⁻3। हाँ, ऐसा देखो। 0.5 सेंटीमीटर को मीटर में लेके जाने के लिए 0.005 होता है। टेलिंग में 0.05, तो मुझे एक डेसिमल कम बता रहे थे। तो एल कितना है? 4 इंटू 10⁻⁻1, 5 इंटू 10⁻⁻3। इजी हो गया हमारा काम। ऊपर है, ऊपर है 2000, बराबर। 2000 को तुम 20 इंटू 100 लिख सकते हो क्या? यस। नीचे पता है क्या है? 20 इंटू 10⁻⁻, पक्का ना? -4। हाँ, गुड। श्योर श्योर। यस, कैंसल। और ये हो गया ऊपर, कितना हो गया? 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आंसर यही आना चाहिए, वैसे होगा तो यही, 10⁻6 बराबर है। डन। ठीक है। समटाइम्स माय ब्रेन सेज समथिंग एंड राइट समथिंग, तो ये होता रहता है, इट इज क्वाइट नॉर्मल थिंग। तो यू आर स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड कि एफ टी है वो टेंजेंशियल फोर्स है वो। सो दैट्स इट फॉर